कथा साहित्य के क्षेत्र में छठे दशक का विशेष महत्व है। इस युग में सामाजिक एवं मानसिक अति यथार्थ की अभिव्यक्ति कथा साहित्य में प्रमुखता से मिलती है। इस दशक के प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी का नाम किसी परिचय की अपेक्षा नहीं रखता। मन्नू भंडारी ने राजनीतिक परिवेश तथा सामाजिक समस्याओं से संयुक्त साहित्य की रचना करते हुए उसमें प्रधानतः है पारिवारिक द्वंद्व, पति पत्नी संघर्ष, पुरानी पीढ़ी के प्रति विरक्ति तथा अन्य संबंधों आदि का चित्रण किया है। आपका बंटी उपन्यास आज की बहुचर्चित लेखिका मन्नू भंडारी की ही करती है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है। मन्नू जी आधुनिक युग की एक सशक्त प्रगतिवादी लेखिका हैं। उन्होंने कथा उपन्यास साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया है। उपन्यास के तत्वों के आधार पर आपका बंटी उपन्यास की हम समीक्षा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। सबसे पहले हम आपका बंटी कथानक आपका बंटी उपन्यास के कथानक पर चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे। देखिए, कथानक के अंतर्गत अभिव्यक्ति की शैली, संगठन, संभाव्यता, मौलिकता एवं रोचकता आदि की दृष्टि में रखते हुए किया गया सर्जन शास्त्रीय एवं शाश्वत होता है। आपका बंटी इन तत्वों की दृष्टि से मौलिक एवं संगठित रचना सिद्ध होती है। संपूर्ण कथा सूत्र एक सूत्र में पिरोया हुआ आदि से अंत तक कुतूहल उद्दीपन में सहायक है। कुतूहल का ही भाव ही कथानक के अंतर निरंतरता का निर्धारण करता है। आपका बंटी कथानक की दृष्टि से मन्नू भंडारी का एक ऐसा बेबाक दस्तावेज है जो आधुनिक जीवन के प्रति जीवन के अति यथार्थ का प्रस्तोता है। उपन्यास में घटनाओं की व्यवस्थित अनुविधि से ही सुंदर कथानक का सृजन होता है। कथानक ही उपन्यास का प्राण तत्व माना जाता है। सुंदर कथानक के अभाव में पाठकों की अरुचि जागृत हो जाती है और उपन्यास सफलता की बजाय असफलता की कोटि में पहुंच जाता है। आपका बंटी उपन्यास के आमुख स्वरूप जन्मपत्री बंटी की प्रस्तुत करते हुए लेखिका ने उक्त उपन्यास से आपका बंटी के प्रश्नानुकूलित औचित्य पर विचार किया। बंटी मानव पात्र नहीं बल्कि एक समस्या है जो आज सामाजिक एवं मानसिक यंत्रणाओं से भरे अनेक टूटते हुए परिवारों में विद्यमान है। लेखिका ने कथानक में तारतम्य का निर्वाह किया है
उक्त उपन्यास को समस्या प्रधान उपन्यासों की कोटि में स्वीकार किया जा सकता है। उपन्यास में मनोवैज्ञानिक चिंतन एवं अंतर्द्वंद की स्थिति कथा वस्तु में विस्तार नहीं होने देती। उपन्यास के संक्षिप्त कथानक को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। कक्षा 4 में अधीनरत अरूप बत्रा उर्फ प्रधानतः बंटी नामधारी पात्र कथानक का प्राण है। प्रेम विवाह के माध्यम से दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध बंटी के माता पिता शकुन एवं अजय के मध्य जीवन की विरसता से खिन्न होकर तलाक हो जाता है। अजय कलकत्ता स्थित किसी कंपनी में डिविजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत है तथा कॉलेज में प्रवक्ता पद पर निरंतर कार्य करने के उपरांत शकुन ने प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति प्राप्त कर ली है। मां के साथ रहता हुआ बंटी उसके एकमात्र प्रेम का अधिकारी है। शकुन घर में मां है और कॉलेज में प्रिंसिपल। अस्तु स्वभावतः वो घर में त्याग, सेवा एवं स्नेह की प्रतिमूर्ति है तथा कॉलेज में कर्तव्यपरायण, नौकरी के प्रति समर्पित निष्ठा की प्रतिमूर्ति है। यही कारण है कि बंटी को सदैव मां में दोहरा व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। घर में वह अमित प्रेम लुटाती हुई कोमल हृदय है, किंतु कॉलेज पहुंचते ही उसकी आकृति भ्रकुटी बदल जाती है। वह बड़ी सख्त मिजाज, आदेश देने वाली, डांटने वाली, अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल बन जाती है। अजय कभी कभी 4-6 महीने में कलकत्ता से पुत्र बंटी से मिलने आता है और सर्किट हाउस में रुकता है और वहीं बंटी को बुलवा भी लेता है। सारा दिन बंटी अपने पापा के पास में रहता है और उनके साथ यत्र तत्र घूमने भी जाता है, तरह तरह के खिलौने खरीदता है और तरह तरह के भोजन व्यंजन खाकर रात में शकुन के पास लौट आता है। अजय से अलग होकर शकुन के हृदय में कहीं पुनर्मिलन की अत्यंत क्षीणशील आशा भी विद्यमान है। अस्तु लौटने पर वह सदैव बंटी से सारे दिन में पापा से हुई संपूर्ण बातों का ब्यौरा जान लेना चाहती है। ज्ञात बातों से ही ताने बाने बुनती हुई शकुन अपने विरस और अभावग्रस्त जीवन के तनावों से मुक्ति के समाधान खोजने का यत्न करती है। शकुन अजय की तलाक से संबंधित कार्यवाही के संपादन में अजय के समीपस्थ एवं कलकत्ता में ही वकालत कर रहे वकील चाचा मध्यस्थता कर रहे हैं। वकील चाचा जब भी कलकत्ता से आते हैं तब बंटी के लिए अजय द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि लेकर आते हैं। अतः वकील चाचा का आगमन बंटी को सुखद प्रतीत होता है। तलाक के कागजों पर
हस्ताक्षर करने के उपरांत वकील चाचा ने शकुन को परामर्श दिया कि वह बंटी के समुचित व्यक्तित्व विकास के लिए उसे हॉस्टल में रखें, अन्यथा उसे सदैव छाती से चिपकाए रखने का दुष्परिणाम यह होगा कि वह लड़कियों के समान आदतों के साथ विकास करता हुआ बंटी भविष्य में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। शकुन सोचती है कि विरस जीवन में एकमात्र सहारा बंटी ही तो है, अस्तु उसे स्वयं से अलग करना उसे स्वीकार नहीं है। शकुन के घर की व्यवस्था का संचालन करती हुई उनकी सेविका, जिसे फूफी नाम से नाम दिया गया है, फूफी बंटी से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, घर में भोजन आदि बनाती है तथा बंटी की प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखती है। वह अजय से मात्र इसलिए नाराज रहती है क्योंकि उसने प्रेम के महत्व को न समझते हुए मात्र अपने अहंकार की तुष्टि के हेतु शकुन को तलाक देकर एक अनैतिक अधार्मिक कार्य किया है। फूफी थोड़ी कटु जबान है, लेकिन अत्यंत ही सहृदय महिला है। अजय से तलाक हो जाने के उपरांत शकुन नगर के ही डॉक्टर जोशी की ओर आकर्षित होती है। डॉक्टर जोशी विदुर हैं। बंटी के कभी अत्यंत अस्वस्थ होने पर शकुन द्वारा उसे चिकित्सा हेतु डॉक्टर जोशी के पास ले जाने पर डॉक्टर जोशी द्वारा पूरे मनोयोग से बंटी की चिकित्सा की और उसी दौरान शकुन के प्रति वो आकर्षित हुई। समय असमय बंटी को घर पर ही देखने आए डॉक्टर जोशी के प्रति कृतज्ञ शकुन अनुरुक्त हो उठी। डॉक्टर जोशी के प्रस्ताव पर दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। विवाह के उपरांत शकुन ने कॉलेज का आवास छोड़ दिया तथा डॉक्टर जोशी के आवास पर रहना प्रारंभ किया। डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे भी थे। इसके चलते बंटी को अत्यंत आत्मसंघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। वह डॉक्टर जोशी के आवास पर नहीं जाना चाहता था। यहाँ उसके द्वारा तैयार की हुई उसकी संपूर्ण वाटिका, जिसकी देखरेख वह स्वयं करता था, पीछे छूटी जा रही थी। अंततः किसी शुभ घड़ी में डॉक्टर जोशी के गृह गमन हेतु तत्पर मां के साथ मजबूरन बंटी को भी जाना पड़ा। फूफी उदासीन हो गई तथा अत्यंत दुखी होकर उसने हरिद्वार जाकर भगवत भजन करते हुए शेष जीवन को व्यतीत करना ही उचित समझा। फूफी को शकुन द्वारा किया गया विवाह उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। यद्यपि शकुन ने फूफी को उनके साथ नए घर चलने के लिए बहुत मनाने का प्रयास किया, पर फूफी तैयार नहीं हुई। डॉक्टर जोशी के घर पहुंचने पर शकुन का
डॉक्टर जोशी ने बहुत ही भव्य स्वागत किया, किंतु बंटी स्वयं को उपेक्षित एवं एकाकी ही महसूस करता रहा। यहाँ आकर शकुन तो खूब बिजी हो गई, व्यस्त हो गई, किंतु बंटी का तो समय काटे नहीं कटता। डॉक्टर जोशी के बच्चों में जोत, जो बंटी को भी अच्छी लगती थी, किंतु अम्मी उसे पसंद नहीं। अत्यंत शैतान है। कई बार बंटी से मारपीट भी हुई। यहाँ पर बंटी को अपने घर की, फूफी की व पापा की बहुत याद आती है। जोत, अम्मी व मम्मी तो कार से स्कूल जाते हैं, किंतु बंटी बस से ही आता जाता है। एकाकी महसूस करते हुए बंटी ने कई बार अपने पापा के लिए अधूरे पत्र लिखे, किंतु पूर्ण न होने के कारण उन्हें भेज नहीं सका। कुंठाग्रस्त जीवन व्यतीत करने के कारण बंटी का स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा हो जाता है। वह प्रतिदिन कोई न कोई समस्या उत्पन्न करता रहता है। उसके अध्ययन हेतु घर में आई नई मेज को भी वह स्वीकार नहीं करता। एक दिन डॉक्टर जोशी उसे अकेले लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का प्रस्ताव रखते हुए उसे सहज बना लेने की परिकल्पना करते हैं। शाम 6 बजे तैयार बैठे प्रतीक्षारत बंटी को उस समय बड़ा व्याघात लगता है, चोट लगती है, जब मिस्टर वर्मा हार्ट अटैक में व्यस्त हो जाने के कारण डॉक्टर जोशी समय पर नहीं आ पाते। बंटी अन्यमनस्क हो जाता है। स्कूल की पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। गणित, इतिहास, भूगोल सब कुछ मिलकर जैसे सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अब तो उसके आंतरिक परिष्करण और मनोरंजन का एकमात्र सहारा उसकी अपनी ड्राइंग एवं पेंटिंग भी नहीं रही, क्योंकि एक बार क्रोधित हो जाने पर उसने अपनी रंगों की शीशियां तोड़ डाली थी। मम्मी की बिना रहने का उसे अभ्यास नहीं रहा, और अब तो मम्मी भी मात्र उसकी नहीं रही। बंटी डॉक्टर जोशी को न तो पापा के रूप में स्वीकार कर सका और न ही किसी प्रकार का महत्व दे सका। उसे शायद ये महसूस होता कि मम्मी उसके मध्य स्थित प्रेम में वह बाधक है। वह बार बार अपने पापा के पास कलकत्ता जाने के लिए हठ करता है, जिद करता है। शकुन भी विचार करती है कि इस प्रकार है तिल तिल कर तनाव में जीने से तो अच्छा होगा कि वह अजय के पास में चला जाए। अजय बंटी को लेने आता है। डॉक्टर जोशी बंटी उसे लेने स्टेशन जाते हैं। डॉक्टर जोशी के घर की डाइनिंग टेबल पर एक बार पुनः अजय के लिए विभिन्न व्यंजनों से वैसे ही सजावट की जाती है जैसे कि विवाह उपरांत प्रथम बार गृह आगमन पर शकुन एवं बंटी के लिए सजी थी। अजय ने शकुन से कहा कि विवाह की खबर मुझे देर से मिली थी, इसलिए बधाई नहीं भेज सका। शकुन चुपचाप रहती है। थोड़ी देर बाद अजय ने प्रेम पूर्वक बंटी से पूछा कि कलकत्ता चलोगे ना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बंटी अपनी निरीह
अहंकारवश मम्मी को चिढ़ाने और रुलाने के उद्देश्य से खीजवश कलकत्ता चलने की स्वीकृति पापा को दे देता है। पर बंटी के मन में माँ के प्रति असीम प्रेम है कि वह बिना माँ के रह भी तो नहीं सकता, किंतु वह ये चाहता है कि माँ मनोहार करे और बंटी से कहे कि बेटा कलकत्ता मत जाओ। माँ समझती है कि बंटी उसके साथ पसंद नहीं, इसलिए वह रोकती नहीं। अपने निरीह अहंकार की संतुष्टि हेतु वह चाहता है कि उसके प्रेम में पागल होकर मम्मी फूट फूट कर रोए और उसे जाने न दे। बंटी के सुख में ही अपने सुख की कल्पना करती हुई शकुन उसके गमन मार्ग में बाधक भी नहीं बनती। अंततः बंटी के जाने की तैयारी हो जाती है। अपने इस मान के कारण वह मम्मी द्वारा दिए गए खिलौने उपहारों के डिब्बे भी नहीं ले जाता। जोत, अम्मी एवं डॉक्टर जोशी बंटी व अजय को गाड़ी तक छोड़ने स्टेशन जाते हैं। बंटी ने माँ को पहले ही पत्र लिखने हेतु मना कर दिया था। जोत द्वारा ग्रीष्मावकाश में पुनः पधारने के आमंत्रण को भी वह नकार दिया। कलकत्ता पहुंचकर बंटी का परिचय अजय की विवाहिता, अपनी नई माँ व उनके शिशु चीनू से होता है। कलकत्ता स्थित स्कूल में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर अजय ने उसे अन्यत्र स्कूल में प्रवेश दिलाकर हॉस्टल में रखने का निर्णय लिया। न चाहते हुए भी अंततः बंटी को पापा की इस इच्छा के आगे समर्पण करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।